अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 7 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और देखेंगे कि इसमें क्या ट्रेंड है इन मेटल्स का। इन मेटल्स को हम लोग अल्कलाई मेटल्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें वाटर के साथ रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन जो है वो फ्लेम टेस्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि ग्रुप 1 का क्या ट्रेंड आता है। चलिए, सबसे पहले तो हमें जो ये मेटल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये हम लोग पीरियोडिक टेबल से देखेंगे। ये ग्रुप 1 की मेटल्स हैं हमारे पास। ठीक है, और ग्रुप 1 की मेटल्स की रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों कर रही है डाउन द ग्रुप। तो आपने याद रखना है यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे हम लोग नीचे मूव करते जाते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ग्रिप, द forces of attraction between nucleus and outer shell electrons becomes weaker। ठीक है, तो जिसकी वजह से so the outer shell electrons get lost easily, outer shell electron get lost easily। ठीक है, क्योंकि ये सारी मेटल्स हैं और आपको पता है कि मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। यही सारे मार्क पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, तो आपने ये बताना। उसके बाद इसमें जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब ये क्यों करता है डिक्रीज? रीजन क्या है? वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस। अच्छा, अब वही रीजन कि ये डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजेस। ठीक है, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस and outer shell electrons becomes weaker, और जिसकी वजह से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इजीली गेट लॉस्ट। तो यही है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का रीजन कि इसमें मोस्टली जो है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन बिकम वीकर, सो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन गेट लॉस्ट इजीली। सेम मार्क पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं। गेट लॉस्ट इजीली। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ग्रुप 1 की मेटल्स होती हैं ना,
ये सॉफ्ट होती हैं। ग्रुप 1 मेटल्स आर सॉफ्ट, मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है। वी कैन इजीली कट विद द नाइफ, ठीक है, इनको हम लोग इजीली जो है नाइफ से कट कर सकते हैं। कट विद नाइफ, ठीक है। उसके बाद अब जब हम इसको कट करते हैं तो शाइनी शाइनी सरफेस आ जाती है। तो इन मेटल्स की शाइनी सरफेस आ जाती है। क्यों शाइनी सरफेस आती है? क्योंकि इसका आउटर जो लेयर होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। चूंकि ये ग्रुप 1 की मेटल्स आर वेरी 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 रिएक्टिव, और जिसकी वजह से जो है ये ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं और इनका कलर जो है वो डल हो जाता है। रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से एयर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और इनका कलर डल हो जाता है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि वाटर के साथ इसके क्या रिएक्शन होते हैं। जिस तरह लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हमारे पास। वाटर से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इनके नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर। कैसे? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो पहले शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 थे तो इसलिए हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। 2, 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें देखें तो 2, 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपने अगर सिमिलैरिटी इनमें देखी तो सिमिलैरिटी ये है कि इन सब के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एक ही है, ठीक है। तो ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों शो करेंगे ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज? ये भी एक क्वेश्चन आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, वाई। तो अब यहाँ पे आपने ये आंसर करना है कि इसमें सेम नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इनके सेम होते हैं और जिसकी वजह से इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत जरूरी है इसमें। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 मार्क पॉइंट्स है आपके, ठीक है। अगर आप मार्क स्कीम देखें तो कुछ में ये लिखा होता है कि इसको सेम नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर कर दें, तो फिर आपने साथ में ही लिख देना है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपने ये मेंशन कर देना कि इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा जी, अब देखें तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं हमारे पास? नंबर ऑफ शेल्स 2 शेल्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहां पर कितने शेल्स हैं? 3, और यहाँ पे 4 शेल्स हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स विद रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स विद वाटर, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाटर के साथ चूंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं तो ये बहुत विगरस रिएक्शन शो करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम लूं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इसका रिएक्शन करवाऊं वाटर के साथ तो फिर हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपने इसको बैलेंस भी कर लेना है। जिस तरह आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 लगा दें तो हाइड्रोजन 2 + 2 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए और लिथियम यहाँ पर डबल हो गए।
तो आपने यहाँ पर 2 लगा देना। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, तो ये भी आपके पास सॉलिड स्टेट में होगा। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सोडियम और पोटेशियम की इक्वेशंस लिखकर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या है कि अगर हम लोग जो है सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएं तो इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये आपके पास सोडियम है, ठीक है। सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं सोडियम वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, और दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ठीक है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला मार्क पॉइंट आएगा फिजिंग, फिजिंग या बबलिंग, क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है इसलिए ये फिजिंग कॉज करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे सोडियम गेट्स स्मॉलर, सोडियम गेट्स स्मॉलर, ठीक है, ये छोटा होता जाएगा एंड डिसॉल्व्स इन वाटर, एंड डिसॉल्व्स इन वाटर। अच्छा, इसकी एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि ये बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और सोडियम फ्लोट्स, सोडियम वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। अब ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी लेस डेंसिटी होती है वाटर से, तो इसलिए ये फ्लोट करता है। और सोडियम मूव्स फास्टर, सोडियम मूव्स फास्टर, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये स्पीडली मूव भी कर रहा है। उसके बाद ये कन्वर्टेड इनटू द बॉल, पहले इसकी रफ शेप होती है और जब ये रिएक्ट करता है तो कन्वर्टेड इनटू बॉल शेप के अंदर कन्वर्ट होता है एंड गेट्स स्मॉलर, छोटा होता जाता है जैसे जैसे रिएक्ट करता जाए। यही ऑब्जर्वेशंस आपने लिथियम और पोटेशियम के लिए लिखनी है, पर लिथियम जो है कंपैरेटिवली सोडियम लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव, और पोटेशियम जो है वो सोडियम से कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, पोटेशियम रिएक्शन मोर रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिव। अच्छा जी, अब आगे अगर देखें तो इन्हीं मेटल्स को हमने जो है फ्लेम टेस्ट इनके करने, फ्लेम टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पियर्सन एंड एक्सेल और कैम्ब्रिज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लेम टेस्ट से कलर ऑब्जर्वेशन क्या निकलेगी, फ्लेम टेस्ट। अच्छा, फ्लेम टेस्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल्स, ग्रुप 1 मेटल्स में हमारे पास होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, इसका फ्लेम टेस्ट होता है कि आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करना होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम लोग इसको बर्न करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनाएगा, 3 इक्वेशंस हमारे पास क्या बनेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमेशा जब भी हम लोग फ्लेम टेस्ट करते हैं तो हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बनेगा। अब आपको ये पता है कि लिथियम ग्रुप 1 मेटल से है, तो ग्रुप 1 मेटल के ऊपर चार्ज +1 होता है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है, जिसकी वजह से Li2O, Na2O ये बन जाएंगे हमारे पास, और K2O। नेक्स्ट आपने इसको बैलेंस कर लेना। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे देखें तो लिथियम हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें सबके साथ, ठीक है, और यहाँ पर लिथियम हमारे 4 हो जाएंगे, सोडियम भी 4 हो जाएंगे, पोटेशियम भी 4 हो जाएंगे। अब इनके फ्लेम के कलर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेम कलर्स, लिथियम को जब हम लोग बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन में तो ये रेड फ्लेम देता है, रेड फ्लेम, ठीक है। उसके बाद सोडियम को जब हम बर्न करते हैं तो ये येलो फ्लेम देता है। अगर हम पोटेशियम को बर्न करें तो लाइलैक फ्लेम देता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको फ्लेम का कलर बता दिया जाएगा,
ठीक है, और कहा जाएगा कि अब हमें ये बताएं कि ये कौन सी मेटल है और किसको हमने बर्न किया तो ये कलर दिया उसने। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप 1 जो मेटल्स हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ग्रुप 7। ग्रुप 7 आपके पास होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्ट्रेटिन। ठीक है, 18। और एक चीज याद रखिएगा, ये ग्रुप 7 की मेटल्स सारी की सारी डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। डाई एटॉमिक फॉर्म, डाई एटॉमिक फॉर्म। अब डाई एटॉमिक फॉर्म क्या होती है कि जब ये खुद के साथ बनाए कोई भी बॉन्ड, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो F2Cl2 Br2 I2 AT2। ठीक है, अब इसकी रिएक्टिविटी क्या करती है, डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। अब ये क्या चक्कर हुआ कि यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज क्यों कर रही है। अब आप मुझे एक चीज बताएं सोचकर कि ग्रुप 7 मेटल्स नॉन मेटल्स हैं और ग्रुप 7 क्या करती हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके खुद को स्टेबलाइज करते हैं, तो इसलिए तो यहां पर क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं, सो forces of attraction between nucleus and outer coming electrons, forces of attraction between nucleus and outer shell electrons, outer coming and outer coming electron, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करना ना, तो outer coming electrons becomes weaker। ठीक है, तो ये क्या करती जाती हैं, becomes weaker होती जाती हैं, जिसकी वजह से आउटर कमिंग इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एडअप नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाता है। सो द गेन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें तो इसमें हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग इनके रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन से पहले पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इनके कलर चेंज। अच्छा जी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है कि आपके पास किस स्टेट में ये एग्जिस्ट करते, फिजिकल स्टेट। अब इसकी फिजिकल स्टेट होती है गैस, ये भी गैस फॉर्म में होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है और वो सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आ जाता है इनके कलर्स, कि ये कौन से कलर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। फ्लोरीन का कलर पेल येलो कलर होता है। ठीक है, पेल येलो कलर। क्लोरीन का कलर ग्रीन कलर होता है और ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है, ब्राउन। और सॉलिड जो आयोडीन है हमारे पास, इसका ग्रे कलर होता है, ग्रे सॉलिड। अब जब इसको वेपर्स फेज में होता है ना, मतलब आयोडीन वेपर्स फेज में हमारे पास हो, तो इसका कलर पर्पल वेपर्स होते हैं, पर्पल वेपर्स देते हैं ये आयोडीन। ये भी आपने याद रखना है, पर्पल वेपर्स। ठीक है, ये कलर्स आपने एज इट इज इसको याद करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अब ग्रुप 7 मेटल नॉन मेटल्स, ग्रुप 7 नॉन मेटल्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप।
down the group, down the group। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इंक्रीज क्यों करेगा, इंक्रीज नहीं सॉरी डिक्रीज करता है इसका, डिक्रीज, ठीक है। अब ये डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे डील कर रहा है, ठीक है। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते जाएंगे और इजीली गेट लॉस्ट, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चले जाएंगे, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर से क्या करती हैं, गेन करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं के रिएक्शंस ग्रुप 7 के, इसमें आ जाता है आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके रिएक्शंस पहले हम लोग हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे जिससे हमारे पास गैस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, अब मैं आपको दो चीजें यहाँ पे बता दूं कि फ्लोरीन जो है ये मोस्ट रिएक्टिव होती है और मोस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन में बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है और हमारी एंड प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होती, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुई है। वैसे इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म होती है। ये आयोडीन जो होता है ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन में बहुत कम हिस्सा लेती है, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट एक मैं बना देता हूं बाकी आप बना दीजिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया, ये गैस बनी आपके पास, ठीक है। इसी तरह बाकी भी आपने बनानी है और इसको बैलेंस कर। अच्छा, अब यही जो हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस बनी है ये अब वाटर के अंदर हम लोग डिसॉल्व करने लगे, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर जब हमने डिसॉल्व किया तो मैं यहाँ पे क्लोरीन लिख देता हूं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, गैस से ये एक्वस, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा जो कि हमारा एसिड है, ठीक है। अब फर्दर यही वाले एसिड्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं ग्रुप 7 मेटल्स के, नॉन मेटल्स के साथ। अब ग्रुप 7 आपके पास क्या है, जिस तरह आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज थी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आपको ये पता है कि ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन अगर रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ तो क्लोरीन Cl2 में एग्जिस्ट करता है, गैस है, ये एक्वस है, तो ये इनका रिएक्शन क्या होगा, इनका रिएक्शन होगा कि क्योंकि क्लोरीन मोर रिएक्टिव है देन ब्रोमीन तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये HCl बना देगा प्लस Br2 बन जाएगा। और आपने जब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एक्वस होगा, ठीक है। ब्रोमीन आपकी ये लिक्विड स्टेट में आप लिख सकते हैं इसको या गैस स्टेट में, इट्स अप टू यू, दोनों में ही एग्जिस्ट करती है ब्रो। अच्छा, अब इसकी रीजन क्या है, क्लोरीन इज ये रिएक्शन हुआ तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ठीक है। सो इट डिस्प्लेसेस, so it displaces ब्रोमीन, ठीक है। और चूंकि आपके पास ये जो है ब्राउन गैस प्रोड्यूस हुई, Br2 जो है ये ब्राउन गैस है तो ये भी इसकी ऑब्जर्वेशन में आप लिख सकते हैं, ब्राउन गैस इज प्रोड्यूस। ये पास पेपर का क्वेश्चन है उसी के मार्क पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, प्रोड्यूस। अब यही रिएक्शन मैं ऑपोजिट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं मेरे पास यहाँ पे ब्रोमीन गैस है और ब्रोमीन गैस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है पर कोई कलर चेंज हमें ऑब्जर्व होता नहीं नजर आता, नो रिएक्शन, वाई,
रिएक्शन क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, ये एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। अब आपने वही मार्क पॉइंट्स लिखने हैं। ब्रोमीन इज लेस reactive than chlorine, ठीक है, जिसकी वजह से जो है सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन, ठीक है। और इसमें सो नो रिएक्शन अकर, सो नो ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन इसकी नहीं होगी, ऑब्जर्वेशन ऑफ कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इनकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं। फ्लोरीन जो है वो 9 होते हैं, क्लोरीन 17, इसी तरह ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, ठीक है। और आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये पता है, ग्रुप जो हमारा पहला शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और इसके आउटर शेल में 7, 2, 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अब आप देखें इनमें सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी क्या है कि आपके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए क्योंकि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ग्रुप 7 के, ठीक है। तो अब ग्रुप 7 की जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं और इसको एक एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। होपफुली आपको इसकी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हुई तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।